नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस समझेंगे कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद से कितने प्रश्न हमें बन सकते हैं। और टोटली हम अपने माइंड में सेट इस प्रकार करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी बोर्ड के परीक्षा में जब यह पूछे तो हम सही ही उत्तर करके आए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और आप के माइंड में सभी कॉन्सेप्ट सेट हो जाए और आप अच्छे स्कोर कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी करा चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट वीवीआई यानी कि दोस्तों चुने हुए क्वेश्चन को हम लाए हैं, सजेस्टेड क्वेश्चन को लाए हैं, यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में सेट करेंगे, कंफर्मेशन के साथ सेट करेंगे कि वह हम कभी भूल नहीं पाएंगे और हम सदैव कंफर्मेशन के साथ साथ सही उत्तर करके आएंगे। और दोस्तों, हमारा जैसा स्लोगन है कि हमें रटना नहीं, क्या करना है, समझना है। यानी कि दोस्तों हम रटेंगे नहीं, समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे बेसिक टू एडवांस। आज हम इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और दोस्तों, यदि आप बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना होगा। यानी कि दोस्तों, आपको मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूं कि एसएसटी विषय सामाजिक विज्ञान आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें भी एक लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद आपका बहुत नंबर का परीक्षा में लड़ता ही लड़ता है हर वर्ष। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना यूरोप में राष्ट्रवाद के एक क्वेश्चन को बच्चे के माइंड में सेट कराया जाए ताकि उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे और सारे क्वेश्चन उनके माइंड में सेट हो जाए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन को इस प्रकार सेट करेंगे माइंड में कि हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो रटता नहीं, माइंड में सेट करता है, वही टॉपर होता है, वही रैंकर होता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, यदि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, हम एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़े, यानी कि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम पढ़े, कंफर्मेशन के साथ पढ़े, लगातार पढ़े, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उद्गार क्लासेस से जुड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ चाहते हैं कि आप टॉपर बने, रैंकर बने। और दोस्तों, टॉपर कौन बनता है? तो जो माइंड में कॉन्सेप्ट को सेट करता है। और दोस्तों का उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों हम अपना समझकर सभी को पढ़ाते हैं, यही हमारा सिद्धांत है। तो दोस्तों, आइए यूरोप में राष्ट्रवाद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला हिस्ट्री का चैप्टर होगा है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद दोस्तों हम जानते हैं यूरोप क्या है, तो एक महादेश है। क्या है दोस्तों? महादेश है। इसके अंदर कई सारे देश है, फॉरेन कंट्रीज। और राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो यानी कि वह भावना जिससे हमें देश के प्रति कुछ करने की या लगाव का बोध हो। यानी कि दोस्तों इसमें लोभ नहीं देखा जाता, इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जैसा कि हमारा स्लोगन है। यानी कि दोस्तों इसमें समाज का हित देखा जाता है, देश का हित देखा जाता है, यही। यानी कि दोस्तों अपने परिवेश के प्रति लगाव। क्या दोस्तों? जब अपने परिवेश के प्रति लगाव हो जाए और उसके लिए कोई भी साम दाम दंड भेद को किसी कार्य को हमें अपनाना पड़े, लेकिन समाज का उत्थान किया जाए, समाज को एक दिशा दी जाए,
तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रवाद। आई होप समझ चुके होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आइए इसके VVI ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं हम। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद का, कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद, यानी कि दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, तो 1904 को। कब दोस्तों, 1904 को नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। तो दोस्तों यह आपका प्रश्न कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वियना सम्मेलन जब नेपोलियन का पतन हुआ था तब वियना सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मेटरनिख ने की थी। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो आपको याद होगा दोस्तों 1815। क्या दोस्तों, 1815। यानी कि दोस्तों आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 1815 आपको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो आते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको मोस्ट VVI प्रश्न ही करवाने वाले हैं। यानी सभी प्रश्न अपने आप में एक इवेंट है, सभी VVI हैं, इसलिए मैं सभी के आगे VVI लिखूं या ना लिखूं, आप समझ जाइएगा कि इसमें जो मैं आपको कराऊंगा वो VVI है। और दोस्तों अपने माइंड में बस कॉन्सेप्ट को सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी कि दोस्तों काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ए नंबर है सेनापति, बी नंबर ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत, सी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी नंबर ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यानी काउंट काबूर ने विक्टर एमुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। इसे दोस्तों आपको माइंड में सेट करना है। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों यह भी VVI है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी VVI आप देख सकते हैं। मैंने अपने नोट्स, अपने मटेरियल यानी अपने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि आखिर यह कब आया था, कितने वर्ष आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं, सभी क्वेश्चंस की वैल्यू को बस समझ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए मांग उसी का होता है जिसमें वैल्यू एंड वैरायटी होता है। क्या होता है, वैल्यू एंड वैरायटी। यानी कि दोस्तों गुणवत्ता जिसमें होता है लोग उसके ही पीछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आपको हम अच्छा पढ़ाते हैं, यदि आपको सेटिस्फैक्शन है हमारी पढ़ाई से, तो यह हुआ वैरायटी। और दोस्तों यही हुआ वैरायटी, और वैरायटी की ही पूजा होती है। यानी कि दोस्तों गुणवत्ता ही लोगों को भाता है। तो तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यानी कि दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था दोस्तों, तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों आपसे जब पूछे कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो रहे होंगे। और दोस्तों देखिए आपको या तो हिस्ट्री विषय है, सामाजिक विज्ञान का, लेकिन आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है। हम आपके लिए वह वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, या आप हम पर विश्वास रखिए। क्योंकि दोस्तों देखिए यह यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप ही का है, आप ही के लिए बना है। यानी कि दोस्तों टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल। यानी कि दोस्तों जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। यानी कि दोस्तों यह जो यूट्यूब चैनल है आप ही का है, यानी जनता का।
यानी कि दोस्तों आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही के द्वारा इसका उत्थान किया जाना है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं लोकतंत्र की परिभाषा। और दोस्तों हम लोकतंत्र में जी रहे हैं तो लोकतंत्र के कार्य को करना ही होगा, क्योंकि यही सबसे हमारा कर्तव्य है। क्योंकि दोस्तों संविधान हमें मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। क्योंकि लेनिन जो दोस्तों थे, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। यानी कि दोस्तों अधिकार है तभी कर्तव्य मिलेगा और जब कर्तव्य है तभी अधिकार मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो यदि आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। यानी कि दोस्तों इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था, तो ए नंबर ऑप्शन है मैजिनी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मैजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मैजिनी को कहा जाता है। और बी नंबर है दोस्तों गैरिबाल्डी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब इटली अन्य क्षेत्रों में विभाजित था, उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली और मध्य इटली में ऑटोमन साम्राज्य का राज था। तो यानी कि दोस्तों विभिन्न प्रांतों में विभिन्न शासकों का राज था, शासन था। तो दोस्तों गैरिबाल्डी भी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है काउंट काबूर। तो काउंट काबूर तो थे ही। तो डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जिब्बेलिन संबंधित था। यानी कि दोस्तों जिब्बेलिन किससे संबंधित था दोस्तों। या दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट रहेगा तो आपको कैसे भी पूछेगा तो आप सही बता देंगे। तो दोस्तों जैसे इसमें अथवा दिया है तो जिब्बेलिन एक संस्था थी। यानी कि दोस्तों दो तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी नंबर ऑप्शन है व्यापारियों की, सी नंबर ऑप्शन है विद्वानों की और डी नंबर ऑप्शन है पादरी सामंतों की। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा व्यापारियों की। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यापारियों की। क्या होगा दोस्तों, व्यापारियों की। यानी जिब्बेलिन एक संस्था थी व्यापारियों की। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। यानी कि दोस्तों फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी जिससे कि किसका एकीकरण हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किसका एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871। इसे आपको दोस्तों याद रखना है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी कि दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था। कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था। यानी जर्मनी के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सभी क्वेश्चन सेट हो रहे होंगे। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। यानी कि दोस्तों इटली और जर्मनी के जो एकीकरण होना था, यानी कि दोस्तों यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैला, तो दोस्तों जब यह भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न इससे क्रिएट हो रहा है दोस्तों कि यूरोप में राष्ट्रवाद किस घटना से मानी जाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद किस घटना से मानी जाती है, तो पुनर्जागरण। किससे दोस्तों, पुनर्जागरण। और जब यह पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम
कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई। जब घटना पूछे यानी किस घटना से हुई तो पुनर्जागरण की घटना से, लेकिन कहाँ से हुई तो फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई तो फ्रांस से हुई, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद फैलना शुरू हो गया। तो इसी के कड़ी में पूछा जा रहा है आपसे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। यानी कि दोस्तों इटली जो और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश था। तो ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और डी नंबर ऑप्शन है प्रशा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। आई होप कि दोस्तों आप यह भी समझ चुके होंगे। और दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि दोस्तों मैं अलग से जो प्रश्न बोलता हूँ यदि आपके माइंड से थोड़ा सा भी लेस हो रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं, फिर आराम से माइंड में सेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों हमें पढ़ना कैसे भी है लेकिन माइंड में सेट होना चाहिए। पढ़े उतना ही जितना माइंड में सेट हो, क्योंकि कहा रटंती विद्या न फलंती, रटा हुआ विद्या कभी फल नहीं देता। आते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है। अगला नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था तो बिस्मार्क था। कौन था बिस्मार्क था। तो आइए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यानी कि दोस्तों इटली के एकीकरण में अनेक शासकों का सहयोग था। तो पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यानी कि दोस्तों इटली के एकीकरण से किनका संबंध नहीं है। तो दोस्तों देखिए बी नंबर ऑप्शन मैजिनी, सी नंबर ऑप्शन काबूर, डी नंबर ऑप्शन गैरिबाल्टी। तो इन तीनों का तो योगदान था, लेकिन बिस्मार्क किसका एकीकरण किए तो जर्मनी का एकीकरण किए। तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बिस्मार्क। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर आप सभी का प्रश्न कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई। यानी कि दोस्तों नेपोलियन का पतन हो गया। नेपोलियन का पतन जब हो गया उसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन हो गया। उसके बाद 1830 में फिर एक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों 30 में क्रांति हुई थी, अक्टूबर की क्रांति। तो उसके बाद दोस्तों फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था तो इसे हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित की गई थी 1830 की क्रांति के बाद। संवैधानिक राजतंत्र ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि दोस्तों संविधान भी रहेगा और राजा भी राज करेगा। यानी कि दोस्तों दोनों में सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर दिया जाएगा। तो आते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आखिर आप सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का दोस्तों कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ए नंबर ऑप्शन है मैजिनी, बी नंबर ऑप्शन है हिटलर, सी नंबर ऑप्शन है बिस्मार्क, डी नंबर ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। तो दोस्तों रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था तो बिस्मार्क ने किया था। तो दोस्तों आइए आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर कौन थे दोस्तों तो धर्म सुधारक। कौन थे दोस्तों धर्म सुधारक। तो दोस्तों कभी कभी आ जाता है कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रा जो है
ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। सबसे बड़ा तोहफा, ऐसे आपको प्रश्न रहेगा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा, या क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा कि यह किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है दोस्तों मार्टिन लूथर कौन था, तो धर्म सुधारक था। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। तो गैरिबाल्दी पेशे से क्या था, तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो हम सभी जानते हैं। गैरिबाल्दी पेशे से क्या था, तो नाविक था। क्या था, तो नाविक था। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो हम जानते हैं यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मैजिनी ने की थी। कहाँ की, किसने की थी, तो मैजिनी ने की थी। और दोस्तों यंग इटली, दोस्तों सॉरी यहाँ यंग यूरोप पूछा है, यूरोप और इटली दोनों पूछा है। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि मैजिनी ने 1933 नहीं, 1833, कब, 1833 को यंग इटली, और उसके एक साल बाद 1834 ईस्वी को यंग यूरोप की स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे दोस्तों, तो यंग इटली की स्थापना बर्ने में किए थे और यंग यूरोप की स्थापना मार्से में किए थे। कहाँ किए थे, मार्से में किए थे। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। यानी यहाँ पूछ रहा है कि यंग यूरोप यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मैजिनी ने की थी। किसने की थी, तो मैजिनी ने की थी। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब हो जाएगा तुर्की को। तुर्की को क्या हो जाएगा दोस्तों, तुर्की को। क्योंकि दोस्तों तुर्की जो था, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा तुर्की को ही यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन आएगा कि यूरोप के सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न रहेगा आपको कि यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। तो वही दोस्तों यूनान और तुर्की के बीच विवादास्पद बातें हो रही थी, यानी कि दोस्तों दोनों में विवाद हो रहा था। तो दोस्तों हम जान रहे हैं कि यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। और तुर्की जो था यूनान से लड़ रहा था। तो यानी कि दोस्तों एक सभ्यता पूर्ण देश से यह लड़ के यूरोप को खराब कर रहा था, इसलिए इसे कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको लगता होगा कि मरीज ही क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। आई होप कि दोस्तों आप इसके हिस्ट्री को समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो किसी भी बातों का इतिहास जानना ही हमारा कार्य है। तो आते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों आप सभी का कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों सेडन का युद्ध। सेडन का युद्ध, यानी कि दोस्तों यहाँ सेडन होगा। क्या होगा दोस्तों, सेडन का हो जाएगा। सेडन का युद्ध, सेडन का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उससे जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आता है कि जर्मनी का एकीकरण किस संधि से हुआ था। किस संधि से हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि से हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। लेकिन किस युद्ध से हुआ था, तो सेडन का युद्ध।
कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध। इसे दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गया होगा दोस्तों। आई होप कि आपके माइंड में यह सब सेट हो गया होगा। अगला दोस्तों देखिए, हमने इस जो क्वेश्चन फॉर्मेट हमने आपको लाया है उसमें बगल में आंसर की भी हमने डाला है, लेकिन दोस्तों आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सभी चीज़ क्लियर। तो आइए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी कि वही कहने का मतलब है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। कौन सा देश? यूनान। आई होप कि दोस्तों आप इसे भी समझ चुके होंगे। दोस्तों देखिए, मैंने जो आपको बताया क्वेश्चन मतलब पलट देता है, क्वेश्चन बोलने का तरीका बदल देता है, लेकिन जब माइंड में सेट रहेंगे तो आप उसके कैच कर लेंगे कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है? तो कह रहा है आप सभी का, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए दोस्तों, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों, यूरोप। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? इटली और जर्मनी। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? यानी कि दोस्तों वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में जो हुआ था, उसके बाद किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो दोस्तों हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को। कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को, जिसमें बुर्बो वंश को फ्रांस से निकाल दिया गया कि नहीं, तुम शासक करने योग्य नहीं हो, तुम निकलो। अब हम लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और क्रांति बढ़ते गई। लेकिन दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना भी जो थी उत्पन्न होते गई और अंतिम में राष्ट्रवाद ही जीता। लेकिन दोस्तों वही पूछ रहा है कि 1815 में मतलब जब जन संघर्ष चल रहा था, तब 1830 में जो वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1789 को तो बुर्बो वंश चला गया था, लेकिन वियना कांग्रेस के बाद वह फिर से आके अपना शासन करने लगा। यानी कि दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुर्बो। यानी कि दोस्तों बुर्बो राजवंश जो था वह वियना कांग्रेस के बाद शासन करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वह वही प्रकृति अपनाया था। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप, आई होप कि दोस्तों यह प्रश्न आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? यानी कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सेडोन में। दोस्तों यहाँ सेडान लिखा है, यहाँ हो जाएगा सेडोन हो जाएगा आपका, यानी सेडोन में हुआ था। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था दोस्तों? कूटनीतिज्ञ था। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह क्या रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यानी कि 1829 को एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। और दोस्तों जब पूछे कि यूनान का एकीकरण किस संधि द्वारा हुआ? यूनान का एकीकरण किस संधि द्वारा हुआ? तो कुस्तुंतुनिया की संधि। किस संधि? कुस्तुंतुनिया की संधि द्वारा
यूनान का एकीकरण हुआ था? किस संधि? कुस्तुतुनिया की संधि। तो क्वेश्चन कर रहा था कि, तो दोस्तों यह मैं अलग से आपको बता दिया, चाहे तो आप लिख सकते हैं या आपके माइंड में सेट हो गए होंगे तो और अच्छी बात है। तो या आपका प्रश्न जो कह रहा था कि 1829 एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? यानी कि दोस्तों मैजिनी जो थे, इटली के एकीकरण का मसीहा जिन्हें कहा जाता है, मैजिनी, उनका संबंध किस संगठन से था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बोनी संगठन से, कार्बोनरी संगठन से। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। और दोस्तों एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1810 को हुआ था। कब हुआ था? 1810 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1810 को हुआ था। 1810 को हुआ था। किसकी स्थापना? किसकी स्थापना? तो कार्बोनरी की स्थापना। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आपका क्या रहा है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो आपका कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? यानी कि दोस्तों आपका जो एक लॉ था एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1707। कब हुआ था? 1707 ईस्वी को आपका एक्ट ऑफ यूनियन लागू हुआ था। दोस्तों आपको कहीं 1688 भी मिल जाएगा, लेकिन यह गलत है। आपका सही जवाब हो जाएगा 1707, इसलिए आप कंफर्मेशन के साथ माइंड में सेट करते चलिए। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1804। कब हुई थी? 1804। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला और यह प्रश्न आ ही गया, क्योंकि दोस्तों देखिए सिलेबस तो एक ही है, पढ़ना तो हमें एक ही चीज़ है, लेकिन जो ट्रिकी वे से जो माइंड को रिफ्रेश करके जो पढ़ता है, कंफर्मेशन के साथ जो पढ़ता है, वही कुछ कर सकता है। तो दोस्तों कह रहा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 को। कब? 1810 को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ की कौन सा राजवंश था? तो बूर्बो राजवंश था, जो फिर 1815 वियना सम्मेलन के बाद फिर आके राज करने लगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बूर्बो राजवंश का। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, प्लस बोर्ड मॉडल, प्लस विगत वर्षों में पूछा गया, प्लस सजेस्टेड क्वेश्चन फॉर 2025। तो कह रहा है आप सभी का अगला नंबर प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? यानी कि दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? यानी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से संपन्न हुई? दोनों एक ही जगह हुआ था दोस्तों। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का इंग्लैंड। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी चार्टिस्ट आंदोलन। और दोस्तों जब पूछे कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन किस ईस्वी को हुआ था? तो 1800 कब हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो 1838 को। कब हुआ था दोस्तों? 1838 को हुआ था आपका चार्टिस्ट आंदोलन। 1838 ईस्वी को आपका हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था और कितने ईस्वी को हुआ था, और आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? यानी कि दोस्तों
वियना कांग्रेस 1815 में जो हुआ था उसमें पवित्र संघ की योजना किस देश ने प्रस्तुत की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस ने। यानी कि दोस्तों वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने की थी। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने की थी। किसने की थी? रूस ने की थी। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों आप यहाँ न सोचिएगा कि 30 गो प्रश्न हो गया, 40 गो हो गया, 50 गो हो गया। बस हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। जब हमें पता ही है कि इसी चैप्टर से आएगा, यानी कि दोस्तों आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के लेसन में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, दो ऐसा चैप्टर है जिससे प्रश्न सिर्फ इसी दोनों से लगभग प्रश्न आपका पूछता है। जब हमें पता है कि यही सिलेबस है, यही बुक है हिस्ट्री का, इसी बुक के हिस्ट्री के इसी लेसन से, इसी चैप्टर से, इसी पार्ट से प्रश्न पूछता है, तो हम क्यों ना इसे अंत तक पढ़ ले। क्योंकि आगाज और अंजाम, जो आगाज तो सभी करते हैं, यानी कि दोस्तों आप देखते होंगे बोर्ड का परीक्षा आप दे रहे हैं तो पढ़ता तो सभी है, मतलब मार्च हुआ मतलब पहला लेसन तो सभी पढ़ते होंगे, लेकिन दोस्तों आगाज करके जो अंजाम तक पहुंचाता है वही कुछ करता है। तो दोस्तों आपका कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यानी कि दोस्तों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि दोस्तों यूनान का जो संग्राम हुआ था किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यूनान जो था सभ्यता का पालना था और उससे कौन लड़ना चाहता था? तुर्की लड़ना चाहता था। यानी कि दोस्तों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? यानी कि दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने, हम जानते हैं, बहुत चीज़ किए हैं। मसीहा भी कहा जाता है। रक्त और लॉ की नीति का अवलंबन भी इन्हीं ने किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछ रहा है प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण के लिए आखिर बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। और दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न तो मैंने आपको बताया ही है। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, वो प्रश्न आ ही जाता है। तो यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यूनान को कहा जाता है। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सभी प्रश्न सेट हो गए होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है अगला नंबर प्रश्न कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी कि दोस्तों नव गुएल्फ आंदोलन जो था वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली में। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और दोस्तों नव गुएल्फ आंदोलन जब पूछे किसने किया था? नव गुएल्फ आंदोलन किसने किया था? तो जॉन नगुएन। किसने किया था? जॉन नगुएन ने किया था। इसको दोस्तों आपको याद रखना है। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों हम जानते हैं कि वियना कांग्रेस में ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, लेकिन जर्मनी नहीं था। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जर्मनी। तो आते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की घटना से।
और दोस्तों जब पूछे कि राष्ट्रवाद की भावना किस जगह से शुरू हुई थी, किस प्रांत से शुरू हुई थी, तो आपको बताना है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। लेकिन जब घटना पूछे, क्या पूछे? घटना जब पूछे तब पुनर्जागरण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का दोस्तों कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो यह प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, यानी यूनान की स्थापना हुई थी कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। यानी कि दोस्तों इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उत्तर और दक्षिण और मध्य था। तो उत्तर जो था, उत्तर वहाँ सार्डिनिया पिडमाउंट जो था वह बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। यानी कि दोस्तों एक होता है ना, यानी अपने इंडिया का, यानी अपने बिहार का ही देख ले तो एक पटना है, वह भी एक ज़िला है, लेकिन बिहार के सभी ज़िलों में पटना का जो एडवांटेज है, ठीक उसी प्रकार इटली में जो क्षेत्र था सार्डिनिया पिडमाउंट का, वहाँ पे यानी जो वहाँ शासन करेगा उत्तरी इटली में वह शासन करेगा। तो दोस्तों सार्डिनिया पिडमाउंट को यह जिम्मेदारी, यानी सार्डिनिया पिडमाउंट जो क्षेत्र था, सार्डिनिया पिडमाउंट, उसको आज़ाद कराने का दायित्व दिया गया था विक्टर एम्यूएल को। और दक्षिणी इटली को दिया गया था काउंट काबूर को। किनको दिया था? काउंट काबूर को। मध्य इटली मैजिनी यही सबको यह दायित्व दिया था। तो वही पूछ रहा है कि सार्डिनिया और मध्य इटली जो था दोस्तों आप सभी का था ओटोमन साम्राज्य के आधिपत्य में था। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो विक्टर एम्यूएल। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है किस संधि द्वारा। देखिए दोस्तों मैंने आपको प्रश्न बोला और आ ही गया। जब पूछे कि, तो प्रश्न कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। लेकिन किस युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडाओ का जो युद्ध हुआ था वहाँ था दोस्तों सेडोन का युद्ध। यहाँ है सेडाओ का युद्ध। यानी कि दोस्तों यहाँ सेडाओ का युद्ध। यह दो प्रकार का युद्ध है। सेडोन का युद्ध दूसरा है, जर्मनी वाला सेडोन। यहाँ है सेडाओ। क्या है दोस्तों? सेडाओ। यहाँ है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच हुई थी सेडाओ का युद्ध। और अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है प्रशा का शासक कौन था। तो विलियम प्रथम थे प्रशा का शासक। हम जानते हैं कि दोस्तों प्रशा 300 छोटे बड़े संरक्षित राज्यों से मिलकर बना था। यानी कि दोस्तों एकजुटता नहीं थी, एकीकरण नहीं था। तो वही पूछ रहा है कि प्रशा का शासक कौन था। तो विलियम प्रथम थे प्रशा का शासक। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। यानी नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो राइन संघ। कौन सा संघ? राइन संघ। तो जो दोस्तों जो क्वेश्चन ने पूछता है कि जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो उसी को पलटा दिया, बस पूछ रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो राइन संघ। जर्मन हटा दिया, राइन संघ। आपको याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न पूछे तो आपको सही करके आना है। और देखिए दोस्तों यह वीवीआई प्रश्न है। आपका अंतिम नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। यानी लाल कुर्ती की टुकड़ी जब पूछे तब आपको बताना है गैरीबाल्डी। लेकिन दोस्तों यहाँ टुकड़ी है। क्या है? टुकड़ी है। यहाँ है लाल कुर्ती की टुकड़ी।
क्या है दोस्तों, टुकड़ी है। यानी दोस्तों जब पूछे लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था, गैरीबाल्डी ने किया था। लेकिन दोस्तों जब सिर्फ पूछे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, लाल कुर्ती, यहाँ टुकड़ी है दोस्तों, जब टुकड़ी पूछे तब गैरीबाल्डी, जब पूछे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो स्टालिन ने किया था। स्टालिन ने किया था, स्टालिन ने किया था लाल कुर्ती का गठन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो स्टालिन ने लाल कुर्ती का गठन किया था। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों जब इसी में पूछे कि लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों हम इस वीडियो में यह चाहे कि हमारे बच्चे सभी प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू हो और उन्हें समझे, अपने माइंड में सेट करे, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो, कन्फ्यूज़न को मारे और कन्फर्मेशन के साथ पढ़े। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आप के माइंड में सारे कॉन्सेप्ट सेट हो गए होंगे। आप समझ चुके होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद में आखिर हमें कैसे प्रश्न पूछेगा, कितना पूछेगा, किधर से पूछेगा, सभी आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यानी दोस्तों और कहा हम मेहनत वालों ने जब जब मिलकर कदम बढ़ाया, और सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, और एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया। यानी कि दोस्तों आप सहभागिता निभाइए, आप सहभागिता निभाइए। और दोस्तों मैं आप ही के लिए कहता हूँ, यदि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वीडियो मिलेंगे और नोटिफिकेशन जाएंगे। आप सही समय पर अपने रूटीन को समझेंगे, अपने टाइम टेबल को समझेंगे, अपने सिलेबस को समझेंगे, अपने टाइम के महत्व को समझेंगे, और आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाएंगे। और मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इतने वीक्स, इतने मंथ्स, इतने ईयर्स में हमें इतने सिलेबस को, इतने चैप्टर्स को ख़त्म करने के साथ साथ माइंड में सेट करना है। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे मेरी बातों को। तो दोस्तों और हमारे YouTube चैनल का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। और दोस्तों हम सिर्फ सपना नहीं देखते, हम इस कार्य में संघर्षशील हैं। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप टॉपर बनिए, रैंकर्स बनिए, यही कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।